सो मेजरली हमें क्या फोकस करना है, और आज हम बैलेंस शीट से देखेंगे, रियल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी से, कि कौन कौन सी कंपनी कैसे कैसे टर्न अराउंड हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बट मेजर हम जो फोकस करेंगे वो 4 बैलेंस शीट पे करेंगे, और आपको भी यही चीज़ ध्यान रखनी है थोड़ी सी। तो कोई स्ट्रॉन्ग हाउस है, उसका मतलब है उसका डेट रिड्यूस हो रहा है ओवर द पीरियड। मान लो अगर मैं 2021 से 2024 में उसको एनालाइज कर रहा हूँ, वैसे मेजरली हम क्या करते हैं कि हम 10 साल का एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को, कि ओवर द डिकेड स्टॉक मतलब कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मान लीजिए 2021 के अंदर उसका डेट 100 करोड़ था, एंड इन 2024 इट हैज़ रिड्यूस्ड टू 20। दैट मीन्स कि वो डेट को पे कर पा रहा है। अब देखो कोई भी कंपनी है जिसके पास पैसा लौटाने की क्षमता है, इसका मतलब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। समझ रहे हो ना। वहीं पे अगर तुम ये सोचो कि 120 या 100 ही मैंने लिया था और आज मेरा 140 से 150 हो गया है, आज अगर मैं डेट को देखूं तो मैं देख रहा हूं कि मैं ना 3 साल पहले मेरे पास 100 करोड़ डेट था, आज मुझे 50 करोड़ डेट और लेना पड़ा। यानी कि बिजनेस को रन करने के लिए मुझे डेट लेते रहना पड़ रहा है। फिर हम उसमें कारण देख सकते हैं, बिकॉज अभी क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट जब हम देख रहे हैं तो मैं उस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। बट वंस वी ऑल्सो नो कि बिजनेस में मोड्स क्या हैं या फिर बिजनेस किस तरह से रन करता है, देन देयर माइट बी अ चांस कि हम साइकोलॉजिकली उस चीज़ को देखें कि हो सकता है वो 50 करोड़ भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो सब हम इन डिटेल और ज़्यादा ढंग से जब करते रहेंगे तब करेंगे। बट मेजरली अगर तुम बैलेंस शीट को देखना चाहो तो स्ट्रॉन्ग हाउस किसको कहा जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी किसको बोला जाएगा, जो ओवर द पीरियड या तो नेट ज़ीरो डेट पे आ गई है या फिर वो अपने डेट को रिड्यूस करते जा रही है। ठीक है, देन कैश जो हो, मतलब कैश पार्ट पूरे, अगर तुम एसेट साइड में देखो तो मान लो अगर कोई एक कंपनी है जिसका एसेट है 400 करोड़ का, ठीक है, और उसके पास 100 करोड़ तो कैश ही पड़ा है, तो ऐसी कंपनीज को तुमने सुना होगा कैश जनरेटिंग मशीन बोलते हैं। यानी कि इनके पास कैश ही है कम से कम 25% ऑफ द एसेट्स में, जो कि बहुत लिक्विड है। तो ये कभी भी कैपेक्स कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बेकार समय आएगा, यानी कि अगर कोविड जैसे दोबारा आ जाए या फिर कोई पेंडेमिक या कोई भी मार्केट में किसी भी तरह का डाउन टर्न हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, सबसे कम टूटेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है टू रन देयर बिजनेस इवन इफ दे आर मेकिंग लॉसेस और नॉट जनरेटिंग दैट मच प्रॉफिट। तो ये एक चीज़ है स्ट्रॉन्ग बिजनेस की। ठीक है, और जितनी भी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, ये अपने खुद के रुपए से कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना। यानी कि इनके पास जो पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, वो नेट प्रॉफिट अपने रिजर्व्स में से लगा के ये सारा केपेक्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हाउस का पार्ट हो गया। अब मेजरली होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग हाउस ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड होते हैं उनके प्राइसेस को लेके। नॉट इन द गुड सेंस, डिस्काउंटेड इन द सेंस के ऑलरेडी मार्केट उनको डिस्काउंट कर देता है। कि मान लो आप रिलायंस को ही देख लो, आप शायद 7 to 8 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है वो। तो और कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आती है वाइल आई एम थ्रोइंग सम थिंग्स, तो वो आप पूछ भी सकते हो कि, वरना ठीक है। देन सेकंड आता है वीक हाउस। अब वीक हाउस का जैसा मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि डेट क्या है, बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, कंपनी के पास कल 100 करोड़ था, आज 150 करोड़ हो गया, अगले आने वाले कुछ सालों में 200 करोड़ हो जा रहा है। यानी कि बिजनेस तो जनरेट कर नहीं रहा, कैश जनरेट हो नहीं रहा, तो वो क्या है, डेट पे डेट लिए जा रहा है। तो ऐसे बिजनेस से हम दूर रहेंगे कुल मिला के, कि कम से कम, और हम जब आएंगे जब तुम्हारे पास वो रीपेमेंट कैपेबिलिटी हो जाए कि तुम पैसा चुका पा रहे हो। ठीक है, और मोस्टली क्या होता है इनके अंदर, जो इन्वेंट्री है वो बहुत ज़्यादा बची रहती है, और ट्रेड रिसीवल्स भी बड़े रहते हैं। ट्रेड रिसीवल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, शायद से नहीं। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं कि मान लो हमने माल बेच दिया, उसके बाद भी हमें माल नहीं आया। तो हो सकता है जैसे किसी कंपनी ने शुरुआत में 100 करोड़ का माल बेचा, उसको 100 करोड़ रुपए नहीं आए, अब उसके 150 हो गए। यानी कि लोग माल तो खरीद रहे हैं पर रुपए नहीं चुका रहे हैं उसके, और ये वाली चीज़ उसकी बढ़ती जा रही है। तो इसमें कई सारे रेड फ्लैग्स आ जाते हैं कि हो क्या रहा है कि वो सेल्स को इन्फ्लेट करना चाह रही है कोई कंपनी, बाय सेइंग कि तुम सेलर रुपए मत दो बेशक हमें, या फिर लेट दे दो रुपए, लेकिन तुम हमसे माल खरीद लो अभी के अभी। तो वो क्या है, सेल्स तो दिखा पा रहे हैं, यानी इनका जो नेट प्रॉफिट है इनकम स्टेटमेंट में अगर तुम देखोगे तो वो तो बढ़ रहा है साल दर साल, बट उनके ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में कंपनी कैश जनरेट नहीं कर रही है, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, एक बार ये दोबारा बताना आपने जो बताया था। दिस थिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब है। मान लो मैं कुर्सी बनाने वाली कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने 1,000 कंपनी, सॉरी 1,000 कुर्सी बेच दी। ठीक है, और उनका प्राइस था मान लो हर कुर्सी का 100 रुपया, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये में से मान लीजिए उसने बोला कि 20,000 तो मैं आपको अपफ्रंट दे रहा हूँ। ठीक है,
आपसे मैंने माल ले लिया, बाकी 80,000 मैं आपको दूंगा 60,000 के 60 दिन के बाद। तो जो 80,000 बचा वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, मैं उसको एज अ एसेट और एसेट में भी करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स में डाल दूंगा। ठीक है। अब सीन क्या होता है कि हमने 80,000 देखा पहली साल, ठीक है, हर बिज़नेस में होता है कि आपको एक टाइम तक रुपए नहीं मिलते लेकिन मिल जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि साल ये 80,000 रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी मेरे सेल्स के टर्म में अगर मैं इसको रेशियो को लगा रहा हूँ तो हर बार ये नंबर या तो स्टेगनेंट है और या फिर बढ़ गया है। यानी कि अगर मेरी पूरी सेल लेट्स से 1 लाख रुपए की हुई है इस सेंस में, तो मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 80% है। खैर इतना किसी का नहीं होता, बट अगर है मान लीजिए 80%। अब होता क्या है कि इसके बाद ये 80% साल पूरा मतलब कंटिन्यू होता जा रहा है प्रोपोर्शनेटली, तो फिर ऐसे में दिक्कत है यानी बिज़नेस में, यानी बिज़नेस कुछ भी इतना मतलब अच्छा नहीं कर पा रहा है कि वो यही प्रभाव डाले सेलर के पास, बायर के पास, कि मतलब वो जल्दी रुपए पे करे उसको। तो ये एक दिक्कत है बिज़नेस के अंदर, क्योंकि अगर कैश नहीं आएगा, इसमें देखो इशू क्या आता है, अगर तुमने वर्किंग कैपिटल का इशू आता है इसके अंदर। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, होता क्या है कि भाई अगर तुमने मुझसे बोल दिया कि मैं आपको 60 दिन में रुपए देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे तो कंपनी को क्या है, एम्प्लॉयज़ को रुपए देने हैं, मुझे वेंडर को रॉ मटेरियल का पैसा देना है, मुझे वो सब कुछ करना है, लेकिन पैसे तो मुझे 60 दिन बाद आने वाले हैं, तो अब मैं वर्किंग कैपिटल लोन लूँगा। और जो हमने पढ़ा भी था, जो क्या आता है, शॉर्ट टर्म डेट के अंदर आता है। तो मेरे जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे उस कंपनी के, और धीरे धीरे वो क्या है, एक दिक्कत होने लग जाएगी। समझ रहे हो ना, वो हम करंट रेशियो से जज करेंगे फिर। करंट हाँ रेशियो जी। भाई कुछ भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो मुझे टोक देना थोड़ा सा, तो वो वाली चीज़ है। ज्यादा तो क्या है, खैर, पर जो नहीं समझ आ रहा वो तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कि ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री आप परसेंट ऑफ बैलेंस शीट देख सकते हो कि वो बढ़ रहे हैं सार मतलब कंटिन्यूसली या नहीं। इन मिडिल हाउस क्या होता है, एवरेज कैश पोजीशन होती है। एवरेज का मतलब है कि लेट्स से 120 हैं, 140 है, 150 है, तो इनका कोई एवरेज 110 निकल के आ रहा है। तो होता क्या है कि ये 110 ये मैनेज कर लेते हैं मोस्टली। फिर बैलेंस शीट में जो फाइनेंस की जो इक्विटी और डेट है वो प्रोपोर्शनेटली 50-50 होता है, 49-60 हो सकता है, इतना ही है मतलब सिस्टम। बहुत ज़्यादा मतलब रिडक्शन की तरफ भी नहीं है या फिर बहुत हैवी डेट भी लेके नहीं बैठे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनकी पूरी बैलेंस शीट में 80% डेट ही है, बट ऐसा भी नहीं है कि फुल्ली डेट जीरो हो रहे हैं या फिर धीरे धीरे डेट को चुका रहे हैं। तो मीडियम मीन्स मीडियम ऑल टुगेदर। एवरेज वर्किंग कैपिटल होती है। एवरेज वर्किंग कैपिटल का मतलब सिंपल है कि अगर मेरे को 100 रुपये की आज ज़रूरत है तो मेरे पास 100 या 120 रुपये, 110 रुपये होंगे, इससे ज़्यादा रुपये नहीं होंगे। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग हाउस की बात करते हैं, जो हमारा मेजर फोकस भी होगा। ठीक है, ये तो सब हमने देखो, स्ट्रॉन्ग हाउस का जो है डिसएडवांटेज वो ये है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग हाउस तुम उठा लो, बहुत अच्छे लगते हैं ये सारे, बट दिक्कत क्या है कि ये सब ऑलरेडी इनका वैल्यूएशन आसमान छू चुका है। तो इनमें आज पैसा डाल के मैं मल्टीबैगर ढूंढ सकता हूँ क्या, पॉसिबिलिटी इज़ वेरी लो। बट क्या मेरी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी, दैट इज़ ट्रू। तो आपको कभी भी फोकस करना है तो सिर्फ दो ही हाउस पे फोकस करना है, या तो ट्रांसफॉर्मिंग हाउस, इस पे आप बेट ले रहे होगे कि ओवर द पीरियड मेरा रुपया यहाँ पे मल्टीबैगर बनेगा। ये क्या है, ये मेरे रुपये को प्रिजर्व रखेगा। अगर मैंने मान लो आज रिलायंस में, बजाज फाइनेंस में, एशियन पेंट्स या फिर ऐसे स्टॉक्स में रुपये लगाता हूँ, तो चांसेस ऑफ मी गेटिंग एटलीस्ट एफडी या फिर मार्केट रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई है, और कम से कम मेरी कैपिटल प्रिजर्व रहेगी। इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर अ वीक हाउस जहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने उसको 50% डाउन कर दिया, तो मेरी कैपिटल 1 लाख से 50,000 हो गई। ऐसा केस नहीं होगा स्ट्रॉन्ग हाउस के अंदर। ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग हाउस की। ट्रांसफॉर्मिंग हाउस में क्या है, ईयर बाय ईयर डेट रिड्यूस होगा, कैश मेरा बढ़ता चले जाएगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। अब कैसी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, मान लीजिए वही जो एग्जांपल है, अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा केपेक्स हाई बिजनेस है, यानी कि प्लांट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर या मशीन्स उसको चाहिए, तो वो धीरे धीरे क्या इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता चले जाएगा। फिर वर्किंग कैपिटल जो होगी उसकी वो घटती चली जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल हम कैसे जज करते हैं वो भी हम देखेंगे एक एग्जांपल से। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा, एक दो बैलेंस शीट से हम। दिख रही है ना सबको स्क्रीन। हाँ जी भैया, दिखाइए। ठीक है, 2 मिनट देना बस। कहाँ है सर्च बटन इसका। अच्छा,
अच्छा नीचे आ जाता है सर्च बटन, PI इंडस्ट्रीज। तो अब एक एक करके हम बैलेंस शीट से देखते हैं क्या क्या मतलब हम देखते हैं इन जनरल, ठीक है, फिर तुम्हें ज़्यादा फेयर हो जाएगा आइडिया। तो हम बैलेंस शीट पे चले जाते हैं, ये रही हमारी बैलेंस शीट। अब क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर, यार इसको बड़ा ही कर देते हैं पूरा। हाँ, तो बैलेंस शीट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि जो बोरोइंग है हमारी 2013 में कितनी थी, 217 करोड़, मतलब निग्लिजिबल बोरोइंग्स हैं। अब ये कैसे मैंने मतलब बोल दिया तुमसे कि 191, 217 इस तरह की बोरोइंग चल रही हैं। अगर तुम इसके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तब भी आप देखोगे कि बहुत कम बोरोइंग है कंपनी के पास। अब मैं कैसे जज करूँ कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है मेरा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं, 8,716 करोड़ के, और बोरोइंग कितनी है आज के टाइम पे 100 करोड़। यानी कि अगर तुम डेट टू इक्विटी रेशियो लगाओ तो बहुत ज़्यादा हाई, समझ रहे हो इतनी बात में। यानी कंपनी ना के बराबर बोरिंग ले रही है। अगर देखो यार तुम्हारे पास 8,700 करोड़ है, उसमें तुम 100 करोड़ की बोरिंग ले रहे हो तो इट्स नेग्लिजिबल, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ यार थोड़ा बोलते रहना क्योंकि मुझे तुम स्क्रीन वगैरह कुछ दिख नहीं रही है। तो ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये वाला सीन हो गया हमारा। अब और क्या देखोगे तुम देखो अब सबसे नीचे जाएंगे अदर एसेट्स में। अदर एसेट्स में अगर तुम देखो तो 2013 में मेरे पास 16 करोड़ रुपए थे, आज मेरे पास 2700 करोड़ हैं। तो यानी अगर तुम देखो तो अराउंड 120x के अराउंड ये कंपनी ने कैश जनरेट शुरू कर दिया है। तो एक तरह से कैश मशीन है, वही जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाउस में है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखो तो ऑलरेडी डेट है नहीं कंपनी के पास, कैश इतना ज़्यादा है कि उसके डेट से तो काफ़ी ज़्यादा कैश है, ठीक है। बोरोइंग्स में अब तुम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले लो तो 66 की हैं, लॉन्ग टर्म 62 है, बट उसके कंपैरिजन में मेरे पास कैश ही इतना है कि मुझे जब मन करे मैं जब चुका सकता हूँ उसको, ठीक है। हाँ जी। दूसरा अगर तुम एसेट साइड अगर आ जाओ अब अदर एसेट से, ये रहे फिक्स्ड एसेट्स में, तो मेरे फिक्स्ड एसेट भी 10 साल पहले अगर तुम देखो तो 478 करोड़ के थे, आज मेरे पास 3500 करोड़ के एसेट्स हैं। तो इट इज़ ऑल्सो लाइक कि 10x हो गया मेरा एसेट्स भी, फिक्स्ड एसेट्स भी। और ज़्यादातर अगर तुम देखो जितने भी एसेट्स में मैंने प्लांट, अगर तुम इन्वेस्टमेंट साइड भी जाओगे तो सारा प्रॉफिट के रुपए से है, समझ रहे हो ना। अब ऐसी कंपनीज़ में होता क्या है मैं आपको बताऊं जनरली, अब जब मेरे पास इतने रिजर्व्स हैं तो होगा क्या कि कंपनी कितने भी बैड फ्लक्चुएशन में, यानी मार्केट का ही पूरा ओवरऑल डाउन टर्न भी आ जाएगा ना, तब भी कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो सस्टेन कर जाएगा इस डाउन टर्न को। जबकि बाकी कंपनियों में अब तुम ये चीज़ समझ नहीं पाओगे, बिकॉज अभी हम वो वाला चीज़ नहीं कर रहे हैं कि हम इसके साथ वाली एक कंपनी को अगर कंपेयर करने लग जाएं, PI इंडस्ट्री के यूपीएल को कहाँ करते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम यूपीएल को देखो, सेम इंडस्ट्री में दोनों दोनों ही एग्रो केमिकल्स में है। अब तुम यूपीएल का हाल देखते हैं, चलो तब तुम्हें और समझ में आएगा थोड़ा सा। अब तुम इसका देखो, बोरोइंग 4203, ठीक है, और आज बोरोइंग कितनी है भाई, ये ईयरली बेस पे नहीं है क्या, हाँ ईयरली बेस 9 गुना कर दी बोरिंग्स, पे। हाँ, ऑलमोस्ट यानी 9-10। कि कंपनी क्या है, अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब इलॉजिकल है वाली चीज़। बट आप ये सोचो कि सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखो ये नहीं है कि मैंने 29,000 करोड़ का डेट ले रखा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कंपनी 29,000 करोड़ का डेट ले रही है, क्योंकि मुझे पता है कंपनी ने एक एक्विजिशन किया था 22,000 करोड़ के करीब का। बट दिक्कत ये है कि 2019 में तुमने 29,000 करोड़ का डेट लिया है और अब तुम्हारा डेट बढ़ गया है। देखो मुझे एक ऐसी कंपनी में बिलीव आता है जो अपने कम से कम आज अगर मैं 22,000 करोड़ का एक्विजिशन करता हूँ तो वो कल को काम आए मेरे, और वो रुपए ऑन द टाइम मतलब पे करके मेरा डेट रिड्यूस हो। तो मुझे देखना था कि 29 अगर मेरे पास डेट हो भी गया किसी कारण से तो आज वो 29 नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो ज़्यादा ही है उल्टा 33 और 29 मेंटेन क्यों रख रहे हो आप डेट को। इसका मतलब बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब हाँ, बिजनेस शॉर्ट टर्म में भी समझ आता है, बट 5 साल तो एनफ होता है किसी एक बिजनेस को एक्वायर करने के बाद थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का, और वही, मतलब तो अब डेप्थ बढ़ाई है। इसका जो बिज़नेस हम देखेंगे कि यार बिज़नेस में क्या दिक्कत आ रही है, तो तुम देखोगे कि जो कैश फ्लो था मेरा वो 1700 करोड़ था कब 2013 में, और आज बढ़ के भी कितना हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 7751। और अगर मार्च में देखो तो फिर दोबारा ख़राब है। यानी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है इसका वो बहुत ख़राब है, यानी कंपनी कैश ही जनरेट नहीं कर पा रही, तो रीपेमेंट तो करना भूल जाओ, समझ रहे हो ना। अब इसके जो है इसमें आ जाओ आप अदर एसेट्स में, कैश इक्विवेलेंट कितना है इसके पास 1500, अब बढ़ के यहाँ पे 39 है, 6000 भी है। तो मतलब अगर कंपनी देखे तो उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ ही 4400 करोड़ की हैं। मतलब पे करना तो बहुत दूर की बात है, वो इन्वेंट्री इन सब में ही खर्चा कर लेता है।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर देखो एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, अब कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होती है कि मतलब मेरे पास कितने दिनों में कैश आ जाता है। यानी अगर मान लीजिए किसी की कैश कन्वर्जन साइकिल 30 दिन है, तो यानी अगर मैंने माल बेचा तो 30 दिन के अंदर कंपनी में बैंक अकाउंट में कैश आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो वो भी स्टेगनेंट है बहुत ज़्यादा। लास्ट कुछ सालों में घटी थी, 51-64 हुई है, बट अगेन 95 पहुँच गई है। इसकी वजह से कंपनी का आर जो हम लास्ट में एक बार देखेंगे भी कि बैलेंस शीट का सबसे अच्छा ये फैक्टर होता है देखना, तो आर भी तुम देखो 3%, 14%, 3% पे आके इस साल तो 3% पे आके चला गया है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? देखो होता क्या है कि अगर तुम इन जनरल बैलेंस शीट को देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि कंपनी में क्या हो रहा है, बट अगर तुम ये आरओसी क्या होता है एक बार आर बता दे। हाँ जी। मैं आपको बताऊंगा अभी ये होगा। तो जो अच्छा है ठीक। हाँ, तो ये जो है अब आपको समझ में आ रहा है कि यार पीआई इंडस्ट्री कुछ तो अलग कर रही है। इसका मतलब सेम मार्केट में होने के बाद भी ये कुछ तो ऐसा अलग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कंपनी एक मार्केट लीडर है और यूपीएल कुछ नहीं है। समझ रहे हो ना? वो दिक्कत यही है, मतलब कुछ नहीं तो नहीं है, सेकंड रनर अप है अगर तो मार्केट कैप के हिसाब से देखो, बट फिर भी इनके बिजनेस में इतना ज़्यादा दिक्कत है। अब जैसे देखो कैश कन्वर्जन इसका कितना है, सिर्फ 60 डेज़ है। अराउंड एंड अराउंड बढ़ा भी है, लेकिन वही दिक्कत है कि इनके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि ये मैनेज कर लेते हैं अपना पूरा बिजनेस। और अगर तुम किसी कंपनी का ये देखते हो कि 20% से ज़्यादा आर दे रही हो कंपनी ओवर द पीरियड, एवरेज करो तुम, अब जैसे एक साल में घट गया है मार्च 2022 में, हो सकता है बिजनेस में ही ओवरऑल कोई दिक्कत आई होगी केमिकल के में, वरना तुम देखो किसी कभी भी कंपनी ने 20% तो छोड़ो 23-22% से भी नीचे नहीं दिया रिटर्न। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो बिजनेस, या फिर कितने अच्छे से वो रन कर पा रहे हैं उस चीज़ को। सेम गोज़ फॉर दिस थिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 102 से आज मैं 236 के कैश फ्लो ऑपरेटिंग पे बैठा हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपको दिखाएंगी कि बिज़नेस कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, हमारे दो दो हमने कंपेयर कर लिए। अब फिर हम एक और एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं। इंडिगो का एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा, इंटर ग्लोब एविएशन एलटीडी। तो अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो होता क्या है कि अब तुम इसकी बोरोइंग देखो, अब तुम कहोगे यार ये तो बोरोइंग बढ़ती चले जा रही है तो दिक्कत वाली बैलेंस शीट है। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। याद हो तो हमने एक क्लास में पहले किया था ये वाली चीज़ कि इसमें क्या दिक्कत है कि लीज लाइबिलिटी पे चलता है पूरा। तो यानी कि अगर इसकी लीज लाइबिलिटीज़ को तुम हटा दो, और क्यों हटा दें, देखो होता क्या है कि हमने मतलब 2017 से पहले ये होता था कि जो लीज लाइबिलिटी एज अ कंसेप्ट है ये हमें डालना नहीं पड़ता था लाइबिलिटीज़ में, बट फिर अकाउंटिंग रूल्स में थोड़ा चेंज आया और उन्होंने बोला कि नहीं आपको लीज लाइबिलिटी भी इसमें डालना पड़ेगा। अब चक्कर क्या है कि बिजनेस को 57,000 करोड़ आज नहीं देने हैं, समझ रहे हो ना? वो उसको ओवर द पीरियड पे करना है। आज उसके पास इतना रुपया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या फिर कुछ भी कह लो, कि वो उसको पे कर ले। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर खरीदते हैं लीज पे, ठीक है, उसका पूरा लीज पीरियड है 10 साल, ठीक है, और वो 50 लाख का आपको पड़ा। आज आपको कितना देना है? सिर्फ 5 लाख। आपके पास आज 5 लाख है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी में वो क्या लिखा जाएगा? पूरा 50 लाख। तो इससे आपकी जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, बट इवेंचुअली वो बोरोइंग इतनी है ही नहीं, क्योंकि आप आज पे कर पा रहे हो 5 लाख। इट्स जस्ट लाइक ई वगैरह आप समझते होंगे कि ई से भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को, कि मान लीजिए आपने घर ले रखा है 1.5 करोड़ का, लेकिन आपका आज मंथली सैलरी के हिसाब से आप वो ई ढंग से पे कर पा रहे हैं। तो जो बोरोइंग है लीज लाइबिलिटीज़ को हटा के देखेंगे हमेशा। ऐसे ही केस में टाइटन है एक एग्जांपल, उसमें भी आप हमेशा जब चेक करोगे तो लीज लाइबिलिटीज़ को हटा के देखोगे कि फिर क्या बनता है बिजनेस में। तो अगर तुम वैसे देखो तो ज़ीरो कैश पहले था, उससे 1800 करोड़ के करीब इसका जो है डेट है। इन कंपेरिजन टू दैट अब इसके अदर एसेट में जाओ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखो, 16,000 करोड़ का तो कैश है इसके पास। समझ रहे हो ना? तो वर्किंग कैपिटल इसके पास कितनी ह्यूज है। यानी कि अगर पूरे एविएशन सेक्टर में या फिर मार्केट में किसी भी तरह की दिक्कत आएगी, इसके पास अराउंड 9 टाइम्स मनी है अपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को पूरा करने के लिए। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो एक ऐसी चीज़ होती है कि बहुत, ये क्या है, लीज पे लेते हैं जो भी प्लेन्स होते हैं, तो उनको आराम से देना होता है बहुत, जो मैंने ई जैसा कंसेप्ट में बताया। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, ट्रेड रिसीवेबल्स भी इनका कुछ नहीं है खास। अब आ जाओ इस चीज़ पे कि कैश फ्लो कितना जनरेट कर रहे हैं, तो तुम देख रहे होगे कि 1700 से आज 21,000 करोड़ का कैश है इनका। बीच में घटा बढ़ा भी है, खैर ऐसी बात नहीं है, बट मेजरली जो है बहुत ज़्यादा ये भी एक कैश जनरेटिंग बिजनेस है। एंड दिस इज़ द ओनली एविएशन का बिजनेस जो प्रॉफिट जनरेट करता है। जब हम इसके मूड्स के बारे में बात करेंगे तो जानेंगे कि कैसा ये बिज़नेस रन करता है ऐसे कि ये औरों से बहुत अलग है।
तो जब हमें और थोड़ा बिजनेस का एस्पेक्ट पता चलेगा कि ऐसा क्या है कि पीआई इंडस्ट्रीज़ यूपीएल से अलग है, और या फिर अभी अब इसका एग्जांपल देखो, स्पाइस जेट सेम इसका कॉम्पिटिटर है, उसको चेक करते हैं, जब तुम्हें और ढंग से समझ में आएगा कि ये बिज़नेस कुछ तो अच्छा कर रहा है इसका मतलब। तो इसकी बोरोइंग देखो, ठीक है। अब लीज लाइबिलिटीज़ हटा देते हैं हम एज अ कॉन्सेप्ट, 3,000, तो इसकी बोरोइंग जो हट के आ रही हैं वो आ रही हैं 84 कितना 1200 करोड़ हो गई बोरोइंग। सबसे पहले तो ये देखो रिजर्व्स, समझ रहे हो, कंपनी नेट रिजर्व्स नेगेटिव है। कंपनी नेट रिजर्व्स नेगेटिव कब जाता है, कोई बताएगा? घाटे में हो कंपनी। हाँ, जब बिजनेस घाटा कर रहा हो तो नेट रिजर्व्स जो है नेगेटिव चलने लग जाते हैं हमारे। तो यानी कंपनी क्या है, घाटा कर रही है किसी भी तरह से। अब कैसे कर रही है ये चीज़ और ध्यान से हम समझेंगे जब हम प्रॉफिट स्टेटमेंट और वो सब देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। देखो इसके 1,000 करोड़ के करीब का ट्रेड रिसीवेबल है इसके पास, जबकि बिजनेस से कितने का कर रही है, बहुत कम का, यानी कि पूरा ही बिजनेस इसका। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप एयरलाइन बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे रख सकते हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि एयरलाइन में क्या है, आप अपफ्रंट रुपये देते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको टिकट आपने आज कर ली महीने भर बाद रुपये देते हो। तो इसका मतलब बिजनेस में ही कोई दिक्कत है पूरी तरह से, कि ये इतना ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता चले जा रहा है इनका। वही हमने पहले भी बोला था, वीक हाउस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। 105 से आज आप 1,000 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल पे बैठे हो। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अगर तुम देखो तो 198 करोड़ का कैश है। शायद से इन्होंने सितंबर का मुझे पता नहीं, कोई क्यूआईपी की है या फिर कुछ ऐसे किया होगा जहाँ तक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये रहा। तो अगर तुम देखो, मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि मुझे एकदम से कैश बहुत ज़्यादा दिख गया। ये जो कैश देख रहे हो ना कि 60 था, 34 था, 190 था, अब 24 करोड़ के करीब का कैश आ गया। ये क्या किया है इन्होंने, फिर दोबारा इक्विटी रेज करके पैसा लिया है। और ये भी बिजनेस में एक रेड फ्लैग है। अगर आप इक्विटी डाइल्यूट करके बार बार बिजनेस से पैसा ले रहे हो, तो इसमें क्या है कि यानी कि आपके पास खुद के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है पैसा जनरेट करने की। इसका मतलब बिजनेस कुछ भी नहीं है, या फिर बिजनेस बहुत बेकार तरीके से रन कर रहे हो आप। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी देखो, ये नेगेटिव ही है पूरा। अब आ जाते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल पे, तो ये तो खैर इनमें कुछ नहीं है, पर आरओसी आप देख सकते हो नेट नेगेटिव पता नहीं कितना ही चल रहा है। तो दो हमने कंपेयर किए, एक एविएशन सेक्टर में किया, वीक हाउस स्ट्रॉन्ग हाउस में क्या डिफरेंस है। मेजरली हम कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ देख रहे हैं अभी, समझ रहे हो ना। यू कैन ऑल्सो गो डीप, बट इवेंचुअली होगा क्या कि अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस देते हैं, मान लो मैं ही तुमसे पूछने लगूँ कि मुझे बताओ कि, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडिगो हो गया, पीआई होगा, जीपीआईएल ले लेते हैं, चलो जीपीआईएल, तुम भी कोई कंपनी बता सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो गोदवारी पावर इस्पात, अब इसका हम जो है बैलेंस शीट देखें। अब ऐसा है कि तुम एक काम कर सकते हो कि यार तुम ना बहुत डिटेल एनालिसिस कर रहे हो उस चीज़ का, बट कई बार क्या होता है, कई बार क्या इन जनरल भी हमें 5 मिनट में देखना होता है कि बिजनेस कैसा कर रहा है, ताकि हम मूव फॉरवर्ड कर लें आगे वाली चीज़ों पे। क्योंकि हमने एक सेटअप स्ट्रक्चर रूल बनाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसके हिसाब पे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर तुम वही वाली चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मोर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। अगर तुम बहुत ज़्यादा एनालिसिस में घुस जाओगे ना कंपनी के, तो दिक्कत क्या होगी कि तुम कभी इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि हर बिजनेस में कोई ना कोई एक दिक्कत तुम ढूंढ लोगे जिसकी वजह से तुम बोलोगे नहीं ये बिजनेस खराब है। तो हम हमेशा एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूल रखते हैं कि नहीं ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ मैं वर्क कर सकता हूँ, बट ये चीज़ मुझे चाहिए। अब वो हर फंडामेंटल जो इन्वेस्टिंग करता है उसकी अलग अलग होती हैं। तो अब अगर तुम इसका देखो बोरोइंग्स, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रांसफॉर्मिंग हाउस की। तो देख रहे हो 2013 में 1,600 करोड़ की बोरोइंग्स थी इसकी, और आज बोरोइंग्स कितनी है, सिर्फ 52 करोड़ की। तो यार मतलब कुछ तो ऐसा है कि इस बिज़नेस में कुछ तो ऐसा मतलब मस्त मचा रहा है कि जिसकी वजह से ये क्या है, बोरोइंग्स इसकी घटती चली जा रही हैं हर साल। यानी इसके पास पैसा आ रहा है, और पैसा हमें दिख भी रहा है कि रिजर्व्स में 758 से आज 440 करोड़ का इसका रिजर्व बढ़ गए। यानी ये क्या है, प्रॉफिट कर रही है साल दर साल, और उससे अपनी बोरिंग्स भी चुका रही है। तो ऐसे बिजनेस आर लाइक द बिजनेस जहाँ पे तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इन सब के रूल्स क्या हैं, कैसे फिगर आउट करेंगे, तो वो बहुत बड़ा सिस्टम है, बट हम बैलेंस शीट को अगर लें तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी, कि क्या क्या हम रूल ऐसे बना सकते हैं जिनसे हम देख सकते हैं। अगर इसका अदर एसेट देखो तुम, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 80 करोड़ से आज पूरे 10 गुना हो गए हैं, 870 करोड़। और
अगर तुम कैश कन्वर्जन साइकिल भी देखो तो खैर कैश कन्वर्जन साइकिल तो बढ़ गई है इसकी, बट ROC शायद इसके एबिटा मार्जिन अच्छे हैं, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज 14, हाँ ये, तो ये भी हम देखेंगे कि ROC से क्या है। चलिए तो शुरू करें। बेसिक पर एनालॉजी तुम्हें समझ में आ गई ना कि हम क्या, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कैसे तुम मतलब फिगर आउट कर सकते हो इस चीज़ को कि मतलब अगर मैं तुम्हें 2 मिनट भी दूँ इस चीज़ को करने के लिए, रुकिए यार ये कैसे हटा तो दिए तो। 2 मिनट देना भाई। अगर तुम्हें मैं मतलब 2 मिनट दूँ किसी बिज़नेस को एनालाइज करने के लिए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सिर्फ 2-3 चीज़ें देख के कि यार नेट डेट बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि बिज़नेस में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको डीपली एनालाइज कर सकते हैं। और अगर मुझे लग रहा है यार बिज़नेस में ही दम नहीं है, डेट बढ़े चले जा रहा है जैसे UPL के केस में हो रहा है, तो मैं अंदर और ज़्यादा क्यों जाऊँगा उस बिज़नेस के। तो ये एक चीज़ है। अब ROC की बात करते हैं जो हम देख भी रहे थे बहुत देर से। तो ROC होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। यानी कि मैं मान लो डेट से कितनी कैपिटल लाया हूँ, फिर मैं इक्विटी से जो कैपिटल लाया हूँ, उन सब को देख के मैं देख रहा हूँ कि जो एबिट है, एबिट बता सकता है कोई क्या होता है? Earnings before interest and tax. हाँ, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हम चेक कर रहे होते हैं इसका रेशो कि ये क्या है, ठीक है। और यही ROC है। अब ये बनता किस किस चीज़ से, तो ये 2 चीज़ से बनता है। वैसे तो ये कैपिटल यही है इसका फॉर्मूला, एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट इसको हम 2 चीज़ों में तोड़ लेते हैं, सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड और एबिट अपॉन सेल्स, ठीक है। तो सेल्स से सेल्स कट के ये वाला फॉर्मूला ऐसे आ जाता है। ये क्यों किया जाता है? देखो होता क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर तुम देखो तो ये 2 चीज़ों से बन रही है। पहली चीज़ है मेरी कि फ़िक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, या फिर मतलब फ़िक्स्ड एसेट जो है मेरे, ये भी एक कैपिटल है जो मैं बिज़नेस में लगा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मशीन है, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, मेरी कैपिटल है, एक फॉर्म है कैपिटल की जो मैं लगा रहा हूँ। दूसरी है मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड। अब हम इसे फिर दोबारा जाके देखेंगे भी क्या सीन है। देखो अगर तुम एग्जांपल के तौर पे इसको चीज़ को समझो तो ये है कि मान लो एक बिज़नेस है, ठीक है, वो मैं रन कर रहा हूँ। अब मुझे मान लो कि एक बिज़नेस तो है जो 10 दिन में कैश कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। एक बिज़नेस है जो 30 दिन में कन्वर्ट करके दे रहा है। किसका ROC ज़्यादा अच्छा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसका ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, बताओ, मतलब आपके हिसाब से। क्वेश्चन दोबारा बताना एक बार, क्या पूछा था आपने? मान लो एक बिज़नेस है जो 10 दिन में मुझे कैश ला के दे रहा है, एक बिज़नेस है जो 30 दिन में कैश ला के दे रहा है, तो किसका ROC ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कि रिटर्न ऑन कैपिटल किसका अच्छा लग रहा है तुमको? टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा या मतलब अमाउंट पे डिपेंड करेगा ये नहीं, ROC? 2 मिनट फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो टर्नओवर जो है, मैंने ये जो लिख रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है एक तरह से, तो ये कैसे निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स्ड एसेट। देखो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है मेरा जो कैपिटल टर्नओवर है। एक तो या तो वर्किंग कैपिटल, मेरी वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि मुझे बिज़नेस में मान लो आज अगर 100 करोड़ रुपए आज चाहिए, ठीक है, तो मेरे पास 100 करोड़ होते हैं, समझ रहे हो, यानी मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड 0 है फिलहाल, ठीक है। कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं कि 100 करोड़ चाहिए, उनके पास 200 करोड़ होते हैं, यानी उनके पास 2 टाइम्स ऑफ द देयर वर्किंग कैपिटल आज पैसा है, समझ रहे हो। कोई बिजनेस ऐसा होगा जिसके पास 100 करोड़ रुपए हैं लेकिन वैसे उसके पास 50 करोड़ रुपए होते हैं, यानी उसको उधार लेके जीना पड़ रहा है ज़िंदगी, यानी 50 करोड़ रुपए वो उल्टा लेता है किसी से फिर चुका पाता है उस चीज़ को, समझ रहे हो ना। वो वर्किंग कैपिटल हम देखते कैसे हैं, तो उसके सिंपल मेजर हमने बना रखा है कि कैश कन्वर्जन साइकिल में, जो हमने अभी देखा भी था, फिर दिखा दूंगा मैं आपको, कि कैश कन्वर्जन साइकिल में हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड कैश जो है मेरा कन्वर्जन साइकिल का डेज है, नंबर ऑफ डेज है, वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। अगर तो वो बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो मेरा ROC भी घटेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है कि वो स्टेगनेंट है, मान लो मेरे 60 दिन था मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल, तो मैं फिर देखूंगा कि ROC बढ़ क्यों रहा है किसी कंपनी का, क्या फिक्स्ड एसेट बढ़ा रही है वो कंपनी, इसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा प्लांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दूंगा तो भी सेल्स बढ़ेगी मेरी, तो वो एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मेरा ROC बढ़े। एक और तीसरा कारण हो सकता है कि मेरी जो मार्जिन हैं, नेट मार्जिन हैं, वो बढ़ने लग जाए,
क्योंकि भाई फिर एबिट बढ़ जाएगा एक तरह से, समझ रहे हो ना। वो एक कारण हो सकता है आर बढ़ने का। तो ये हमने देख लिया कि आर डिपेंड किस पे करता है। एक बार मैं फिर से चलता हूँ, एक बार तुम्हें अगर ना समझ में आ रहा हो ये चीज़। देखो अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सबसे पहले इसका ही, ठीक है, गोदवारी का ही, कि ये क्या सीन है। तो तुम देखोगे आर ओ सी कहाँ लिखा हुआ, ये रहा कि 13% आर ओ सी था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 3 6, यहाँ से 15 हुआ। अब 2018 से ये बढ़ने लगा है। तो ऐसा क्या है इस बिज़नेस के अंदर, ऐसा क्या होने लगा है कि 2018 से बिज़नेस में 15, फिर 21, फिर 15, 34, 54, 27, 29 इस तरह से स्टेगनेंटली आर ओ सी बढ़ने लग गया है। तो हमने 3 फैक्टर देखने हैं। पहला फैक्टर देखना है कि क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरा बढ़ गया है क्या। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है प्रॉफिट इन लॉस स्टेटमेंट में। तो क्या था कि बिज़नेस में पहले 2013 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% था, फिर 16 हुआ, फिर 15, फिर 11, फिर 16। अब हुआ क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि ये डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा है मेरा आर, देख रहे हो तुम, वही फॉर्मूला भी बोल रहा है कि देखो 2018 में क्या हुआ है, 6 से 15 हुआ है, और तुम्हारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 से कितना चला गया, सीधे 24%। यानी बिजनेस ने या तो कोई ऐसा मोड डिस्कवर कर लिया है, या फिर जो है अपना रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर कम कर लिया है। वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करेगा, जिससे कि उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एकदम से 16% से कितना हो गया, 24% हो गया। समझ रहे हो ना। 24% से फिर वो स्टेगनेंट है, 99 भी है, 29, 35 और ये सब रहा है। ये एक कारण हो सकता है कि मेरा आर बढ़ रहा है। दूसरा मुझे क्या देखना है, फिर मुझे देखना है कि जो मेरी, जो मैं बोल रहा था तुमसे, कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो 17 दिन थी, ये खैर बढ़ गई है 60 दिन है। तो ये कारण नहीं हो सकता आर बढ़ने का, ठीक है। वैसे हम डेटर्स डे भी देख सकते हैं। अगर तुम ये देखो, डेटर्स डे क्या है, 17 है इसमें, वो भी खैर कांस्टेंट ही है। तो ये कारण नहीं है इसका, मार्जिन इज़ द ओनली रीज़न। फिक्स्ड एसेट और देख सकते हैं हम एक बार। तो फिक्स्ड एसेट देखो 1000 करोड़ से बढ़ के दुगना हुआ है। ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा इम्पैक्ट फिक्स्ड एसेट का भी है। तो अगर आर का तुम इम्पैक्ट देखोगे इस कंपनी में, तो समझ रहे हो ना, इसका इम्पैक्ट मेजर इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है इसमें, आर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। यानी कि अगर इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी बिगड़े तो इसका पूरा आर हिल जाएगा, बिकॉज और कोई मोड नहीं है इसके पास इनिशियली। समझ रहे हो ना। फिक्स्ड एसेट से हो रहा है, डबल किया है इसने अपने ओवर द पीरियड, बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। तो ये हमने एक चीज़ देखी कि आर का क्या है इसमें। अब ये सब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम एक स्क्रीनर बनाएंगे जिस पे हम ये सब बेस्ड करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कौन कौन से हमें अच्छे बिजनेस लग रहे हैं, या फिर वो बिज़नेस में हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस दिखे, मतलब कुल मिला के, जो कि हमारा मेन मोटिव भी है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि यार ये बैलेंस शीट के हिसाब से ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ों पे बढ़ जाएंगे कि ये चीज़ और हो जाए, तो हमें वो अपने सेलेक्टेड स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनसे हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इतना समझ रहे हो ना। हाँ जी भैया। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, आर समझ में आ रहा है ना। एक और जैसे हम कोई बिज़नेस देख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे थोड़ा और पता चल जाए। पीआई इंडस्ट्रीज़ दोबारा देख लेते हैं। कोई तुम भी बता सकते हो यार कोई स्टॉक, अगर इफ़ यू वांट टू नो। हाँ, पीआई इंडस्ट्रीज़ का आप देख लेते हैं, इसका आर क्या सीन है। तो कहाँ गया आर, ये रहा। 26% था इसका इनिशियली भी, और अब भी 22-24 के एवरेज पे है। मतलब 22-24 का अभी थोड़ा ज़्यादा ही होगा एवरेज अगर तुम देखोगे तो इसका किस कारण से हो सकता है ये देखते हैं हम। फिक्स्ड एसेट बढ़े एक तो, ठीक है, 478 करोड़ से 35 to 8 करोड़ के हो गए, अराउंड 9 टाइम्स मेरा जो है फिक्स्ड एसेट बढ़ गए। तो एक कारण आर बढ़ने का हो सकता है फिक्स्ड एसेट है। दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं, 16% से, यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 26%, 24% का मतलब एक तरह से बहुत बूम आया है। और नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं ये किससे बढ़ रही हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट होती हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक तो मुझे ज़्यादा मिल रहा है, दूसरी चीज़ की फिक्स्ड एसेट से अगर तुम उसको कन्वर्ट करते हो तो वो भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा हम देखते हैं अब इसका कैश कन्वर्जन साइकिल का। तो 84 डेज़ से 59 डेज़ के करीब है, वैसे बीच में बिगड़ा भी हुआ है।
तो मेजर देखोगे तुम तो ROC परसेंटेज जो है ये स्टेगनेंट है। क्यों स्टेगनेंट है? दो कारण से, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवर द पीरियड बढ़े हैं और एक फिक्स्ड एसेट हमारा बढ़ा है। समझ रहे हो ना? तो ये हो गया कि हमने देख लिया। अब मैं सीधे चलते हैं कि अच्छा एक और चीज़ रहती है रेड फ्लैग्स, इनको देखते हैं बाद में। तो यार ये तुम ना स्क्रीनर पे लिखता हूँ मैं, यहीं दिख रहा है ना मैं, तो एक स्क्रीन बना रहा हूँ मैं, तुम लिख भी सकते हो उसको अपने उसमें कैसे बनती है, पर मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। क्रिएट अ न्यू स्क्रीन। अच्छा रजिस्टर नहीं किया, अरे रे गलत नंबर से कर लिया, कोई बात नहीं था। चलिए सर, स्क्रीन्स, क्रिएट न्यू स्क्रीन्स। तो यार ये ना क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाके इतना कर लेना है, तुम्हें क्वेरी पे चले जाना है, उसके बाद ये चीज़ तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना जो भी है। तो मैं लिखता हूँ डेट मेरा कंपनी का जो है 3 ईयर्स बैक, यानी डेट 3 ईयर्स बैक जो है मेरा वो ग्रेटर होना चाहिए आज के डेट से। ठीक है, फिर हम क्या है इसको एंड से क्लोज करते हैं। फिर है प्रॉफिट, अरे क्या लिख रहा है भाई, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स जो है मेरी ग्रेटर होनी चाहिए 15 से। कोई भी बिज़नेस अच्छा माना जाता है 15% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि यार FD 8% देती है, फिर इन्फ्लेशन लगा के हम चाह रहे होते हैं कि कम से कम बिज़नेस 15% से तो ग्रो ही करे। समझ रहे हो ना? फिर ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरा जो है ग्रेटर होना चाहिए ROCE प्रीसीडिंग ईयर्स, प्रीसीडिंग ईयर, ये हो गया। फिर इसमें लिख देंगे एंड, और मार्केट कैपिटल। अब देखो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? तुम्हें वही कंपनी चाहिए जो लेस देन, जैसे मेरी प्रेफरेंस है कि मैं सिर्फ 10,000 करोड़ से कम की कंपनी देख रहा हूँ, ठीक है? अब तुम्हारा है कि नहीं 10,000 करोड़ बहुत कम है, बहुत स्मॉल कैप कंपनी आएंगी मेरे पास, मुझे ऐसा बिज़नेस नहीं देखना, मुझे एक ऐसा बिज़नेस दिखाओ जिसमें मतलब थोड़ा ठीक हो, तो तुम उसके हिसाब से ये चीज़ बदल सकते हो। PE रेशियो मेरा होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 30, बहुत ओवर प्राइस्ड हमको स्टॉक नहीं चाहिए। और अब इस क्वेरी को हम रन कर देंगे, ये आ गए हमारे पास 321 स्टॉक्स आ गए। वाओ ह्यूज। अब धीरे धीरे ना इसमें और बहुत सारी चीज़ें हम डालते चले जाएंगे जिससे कि हमारा और रिफाइंड हो जाएगा। और तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना सारा, यही हमने आज डिस्कस किया है। अगर इनमें से कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही कि हमने क्यों डाला है तो मुझे बता दो, अदरवाइज़ यही हमारा अभी आज का मेन टास्क है कि ये हमें स्टॉक्स इतने निकालने आ जाने चाहिए। अब मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स नहीं देखने, मुझे इन 321 स्टॉक्स में से ही फिर मैं देखूंगा कि कुछ चीज़ें और मैं इसमें से हटा सकता हूँ, वो धीरे धीरे तुम और डाल सकते हो। तो अच्छा भैया, वो डेप्ट 3 इयर्स बैक मतलब कोई, मतलब हमारे को स्पेसिफाइड है 3 साल ही लेना है या कुछ होता है 3 साल का टेन्योर देखते देखो हैं कि मेजरली होता क्या है कि हम 3 साल के अंदर बिजनेस को एसेस कर रहे होते हैं कि मान लो अगर वही वाली बात है कि अगर आपने एक्विजिशन भी किया है और उसकी वजह से डेट लेने पड़ा है आपको, तो आपका वो बिज़नेस कितना अच्छा परफॉर्म किया कि आपने बाद में वो डेट थोड़ा कम कर दिया। भाई मान लो अगर मैं 100 करोड़ का डेट लेके बैठा हूँ 3 साल पहले, तो मैं चाह रहा हूँ मैं एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ जो आज के 100 करोड़ जब उसने लिए थे आज वो मतलब 90 करोड़ पे बैठा हो, यानी 10 करोड़ तो कम से कम रिड्यूस किया हो उसने। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो सिस्टम क्या है कि अब 3 साल का क्यों लेते हैं कि 3 साल एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसमें हम बिजनेस को ठीक तरह से कर सकते हैं। कि भाई एक साल में हो सकता है दे माइट भी कि मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से कोई दिक्कत आ रही है कि वो डेट रिड्यूस नहीं कर पा रहा, पर 3 साल एक ऐसा पीरियड है कि जो बहुत अच्छा माना जाता है कि यार 3 साल में तो कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? वो तुम 5 भी कर सकते हो, बट मैं उसको 3 साल लेके चल रहा हूँ, जहाँ से मतलब मैंने देखा है या सुना है, मैंने टेस्टेड ट्राइड है कि 3 साल वर्क करता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो तुम, ये रहेगा कि कंपनी जो है केपेक्स बहुत अच्छा कर रही है साथ में, तो ग्रॉस ब्लॉक ग्रेटर देन, ग्रॉस ब्लॉक पता है किसी को क्या होता है? 1.5 स्टार ग्रॉस, एनीवन? अच्छा इधर एंड डालना भूल गए, ये भी कोडिंग है भाई पूरी। अब रन करते हैं, पहले 321 स्टॉक थे, अब कितने बचे? सिर्फ 15 स्टॉक। वाह,
ये मैंने इसमें डाल दिया है, तुम अलग से भी डाल सकते हो। मैंने तो ये मतलब साथ में डाल दिया है दोनों चीज़, तो हमारे स्टॉक बहुत कम हो गए हैं एकदम से। समझ रहे हो ना? तुम ये चीज़ दोनों अलग भी कर सकते हो, क्योंकि जो ग्रॉस ब्लॉक वाला सिस्टम मैंने लिया है, और एक और चीज़ इसमें ऐड कर सकते हो, मैं वो बता रहा हूँ वैसे तो, मैं अभी बताता हूँ, रुको 2 मिनट, बस ये और ऐड कर दूँ, ROCE। तो ये मेरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मेरी ग्रेटर होनी चाहिए 15%, लिखते हैं कैसे, 15%, एंटर। शायद से नहीं लिखते हैं यार इसमें परसेंट, लिख दिया। ROC दिख रहा है इसमें कहीं है, हाँ ये रहा। ठीक है, अब मेरे पास 9 स्टॉक बचे हैं। तुम देख रहे हो, अब तुम ये बिजनेस एनालाइज कर सकते हो, फिर इनमें ये देख सकते हो। अभी तो हम और भी ध्यान से सब समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। इनमें से सच बताऊँ तो कुछ बहुत अच्छे बिजनेस हैं, जैसे वेलस्पन इंटरप्राइजेज है, ये मेरे वॉच लिस्ट में भी है, और गनीशा हाउसिंग आई थिंक था, ये शायद से नए हैं बाकी। देखो इनमें तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार के लिए, कि ये जो है ना पूरी क्वेरी जो मैंने रन की है यहाँ तक, ये बताती है कि कौन कौन से ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस हैं। ये अलग क्वेरी है, इसको तुम अलग बना सकते हो भाई। ये है कि जो बिजनेस हाई केपेक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने मिक्स कर दिए हैं, बट तुम इनको अलग अलग भी रन कर सकते हो, ठीक है, ताकि ये दो अलग अलग नीड्स को फुलफिल करते हैं। पहली चीज़ तो मैंने ये देख ली कि यार वो बिज़नेस जो मतलब बहुत ज़्यादा केपेक्स कर रहे हैं, उनमें मैं कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस है, उसमें मैं कुछ देखूंगा। अब ये काम क्यों आएगा, देखो जो हमने, इसको अगर मैं हटा दूँ, 2 मिनट, लिख लिया ना ये तुमने आई गेस। तो देखो ये जो है कि हम जो है अब कम से कम बहुत सारे स्टॉक्स हैं यार, हम मतलब मार्केट में, अब इनमें से हम देख रहे होंगे कि कोई हमें अच्छा सा स्टॉक मिल जाए, क्योंकि ये सारे ही स्टॉक कम से कम इतने बढ़िया हैं कि कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और फिल्टर लगा के तुम अपने हिसाब से भी आगे पीछे कर सकते हो, बट हम ओवर द पीरियड इस चीज़ को और रिफाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, ग्रॉस ब्लॉक किसी ने नहीं बताया, ग्रॉस ब्लॉक का क्या मतलब है? स्टॉप स्क्रीन शेयर, कहाँ है भाई हमारे, यस। हाँ, तो ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिया है ना, तो उसके अंदर डेप्रीशिएशन लगता है हमारा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन करके बैलेंस शीट में अगर तुम देखोगे भी तो एक आइटम आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। तो यानी अगर मेरा 2000 करोड़ का कोई आइटम है, 1000 करोड़ उस पर डेप्रीशिएशन है, तो जो मेरा नेट ग्रॉस ब्लॉक आएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 करोड़। ग्रॉस ब्लॉक होता है बिफोर डेप्रीशिएशन कितना बैठ रहा है, यानी सॉरी कि 2000 करोड़ मेरा हो गया आज का जो है मतलब प्रॉपर्टी प्लांट का, और 1000 करोड़ हो गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। दोनों को जब मैं प्लस कर देता हूँ, समझ रहे हो ना, वो मेरा ग्रॉस ब्लॉक हो गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया भैया, एक बार बता दो फिर। नहीं। देखो ऐसे है, अब डेप्रीशिएशन क्या करता है कि भाई मेरे नेट एसेट्स को कम करते चलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे ना उसका इफेक्ट नहीं चाहिए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि भाई ओवर द पीरियड में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है कितना बढ़ रहा है, मतलब कितना केपेक्स हो रहा है ऑन अ ओवर द लेवल। क्योंकि डेप्रीशिएशन क्या है, कई बार घटा देता है, बढ़ा देता है, कि कोई बहुत पुराना माल है उसकी वजह से, मतलब पुरानी फैक्ट्रीज वगैरह उसकी वजह से दिक्कत आती है। जैसे हम सच बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हो आप, समझ रहे हो ना, सेम इज़ ग्रॉस ब्लॉक। उसमें हम क्या देख रहे होते हैं, सिंपल कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को हटाते नहीं है उसके अंदर से, बिजनेस के अंदर से, कि मतलब 100 करोड़ है और उसमें ऐड करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, क्योंकि भाई कभी तो वो एसेट था, आज वो घट गया ओवर द पीरियड। समझ रहे हो ना, हम मतलब बिजनेस के टोटल केपेक्स देख रहे होते हैं, कल वो 100 थे तो आज वो बढ़े हैं या घटे हैं। नहीं आ रहा क्या समझ में? दोबारा आप कोशिश एक और छोटी सी देखिए, जैसे मान लीजिए, अच्छा ये तो दिख नहीं रहा तुम लोगों का, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास, मैंने जब कंपनी शुरू की थी ऑन वेरी स्क्रैच, ठीक है, मेरी क्या कंपनी है, कार बनाने की कंपनी है, कार मैन्युफैक्चर करता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट है, ठीक है, और मैं कब शुरू कर रहा हूँ ये चीज़, मैं कर रहा हूँ 2020 में, ठीक है। मेरे को प्लांट कितने का पड़ा, 100 करोड़ का, सब मशीनरी सब लगा के मेरे पास जो फिक्स्ड एसेट आज मेरे पास है वो 100 करोड़ का है। इतना समझ में आता है? हाँ जी। ओवर द 5 ईयर्स हुआ क्या कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन करता हूँ और हर साल 10 करोड़ रुपए उसमें से घटाता हूँ, तो 5 साल बाद मेरा जो फिक्स्ड एसेट है वो कितना रहेगा, 50 करोड़ कट 50 जाएगा। करोड़। 50 करोड़।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, और 50 करोड़ क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा नहीं होगा। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स्ड एसेट में, क्योंकि उसने भी कभी एक सेल्स दी होगी, वो भी एक तरह से कैपेक्स में है, वो भी मतलब एक तरह से पार्ट लिया था उसने ओवर द पीरियड। होता क्या है कि डेप्रिसिएशन के कुछ मतलब झोल झाल की वजह से कई बार स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको ना लेके उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए एक्यूमुलेटेड और उनको मिक्स करके हम बिल्कुल जीरो पे, स्क्रैच पे शुरू कर देते हैं। उस दिन से, जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है, उस दिन से आज क्या मैं ज़्यादा केपेक्स कर रहा हूँ या कम केपेक्स कर रहा हूँ, सिंपल। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, हम वो बिजनेस देख रहे हैं जिसने आज 150 करोड़ का केपेक्स किया है उस दिन से। समझ गए ना? नहीं आया? मतलब जो वैल्यू डेप्रिशिएट हुई वो भी ऐड कर दिया हमने, 100 करोड़ में उल्टा 50 बिल्कुल करोड़। बिल्कुल। वो डेप्रिशिएट, देखो आप समझो, डेप्रिशिएट हो रही है, वो अलग टर्म्स में ले जा रहे हैं हम। एक्चुअली डेप्रिशिएशन का जो सिस्टम है वो हम किस लिए करते हैं कि हम एकदम से प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा सकते कि हमने 100 करोड़ का प्लांट लिया और 100 करोड़ उसमें से कर दिया। समझ रहे हो ना? बट मेजरली होता क्या है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हमने जो फिक्स्ड एसेट शुरुआत से शुरू किया था, आज वो बढ़े या घटे, सिंपल। हमें मतलब नहीं है डेप्रिशिएट हुए हैं वो या नहीं हुए हैं उसके चक्कर का। क्या समझ में आया आपको? अच्छा ठीक है, मतलब वो 50 करोड़ डेप्रिसिएशन वाला काउंट नहीं करते, वो टोटल 100 प्लस 50 उसको 100 ही बिल्कुल। मानते हैं जिसपे हाँ, हमने उससे फिर पहले। हम देख रहे होते हैं कि लाइक जैसे इसमें देख रखा है कि जो मेरा पिछली साल था ग्रॉस ब्लॉक, अगर मेरा पिछली साल ग्रॉस ब्लॉक 100 था, तो इस साल 150 करोड़ हुआ है कि नहीं हुआ। जिसका 150 करोड़ हो गया है, 1.5 टाइम्स हो गया है उसके फिक्स्ड एसेट से, यानी वो बहुत अच्छा कैपेक्स कर रही है। सोच के देखो, यानी कि हर साल वो आधा, जितना उनका कल था उससे आधा गुना और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, हाई ग्रोथ कंपनी है। तो ये एक तरह से उन कंपनियों को दिखाएगा जो बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है। समझ गए? तो ये जो स्क्रीनर है इसमें कुछ नहीं है, दो चीज़ डालनी थी आपको, तीन चीज़, मार्केट कैप डाल सकते हो, ग्रॉस ब्लॉक डाल सकते हो, और आरओसी। ये तीन चीज़ आपको दिखाएंगी वो हाई ग्रोथ कंपनीज जो कि ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा केपेक्स करी जा रही हैं। अब उनमें से ऐसा होगा कि कुछ सिर्फ केपेक्स कर रही हैं पर बिजनेस से रुपया नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि यार हम देखते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में चले जाते हैं, हम देखते हैं कि यार ओवर द पीरियड डेट रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। ओवर द पीरियड ये कैश जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। फिर जब हम सेल्स इन प्रॉफिट लॉस पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि सेल्स बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही केपेक्स करने के बाद भी। तो अगर बढ़ रही हैं दैट मीन्स कि वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है हम उसको मार्केट में घुसने की। वो हम फिर पॉइंटर्स भी उसमें सेलेक्ट करेंगे कि ये पॉइंटर्स तो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? किसी को यहाँ हाँ तक जी। कोई डाउट? वो स्क्रीनर क्लियर होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द की थिंग। जब तुम किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी चीज़ को देख रहे होगे या फिर बना भी रहे होगे, तो वो तुम्हारा क्रिटेरिया फिट इन होगा। कल को हम जब पोर्टफोलियो मैनेजिंग वाला लास्ट पार्ट कर रहे होंगे तो उसमें हम ये चीज़ यूज़ कर रहे होंगे कि हम वहीं से स्टॉक उठा रहे हैं जहाँ पे मतलब वो चीज़ बन रही है। समझ रहे हो ना? जैसे वेल्सपन हमने उठाया या फिर हमने गणेश हाउसिंग उठाया, ये सब स्टॉक क्या हमारे स्क्रीनर में भी आ रहे थे, तो हमें कारण पता है कि। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्क्रीनर हम यूज़ इसलिए करते हैं कि भाई ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 5-6 हज़ार कंपनियाँ स्क्रोल अप कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? बाकी ये तुम्हारा होमवर्क भी रहेगा कि तुमको क्या है, कुछ बैलेंस शीट जो तुम्हें खुद से पसंद आती हैं, डू डू दिस थिंग, डू दिस एक्टिविटी, वरना इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। यू लर्न दोज थिंग्स, दिस विल नीड नो यूज़। तुम जब खुद से नहीं देखोगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, व्हेन आई इनिशियली डू दिस थिंग आई ऑल्सो लर्न दीज थिंग्स, तो मुझे इनिशियली लगता था मैं इसमें क्या देखूँ एकदम से। समझ रहे हो ना? कुछ तो समझ में आता नहीं है, कैश बढ़ भी रहा है तो लॉजिक क्या है उस चीज़ का, बट ओवर द पीरियड तुम्हें समझ में आता है कि कैश किस तरह से रिलेट होता है बिजनेस से, या फिर ओवर द पीरियड तुम्हें समझ में आता है कि डेट रिड्यूस होने का कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किसी बिजनेस पे। तो वो चीज़ तुम्हें मैटर करेंगी जब तुम एक बैलेंस शीट को सिर्फ इतना ही देखो फिलहाल के लिए। तुम फिक्स्ड एसेट देखो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे किसी कंपनी के, फिर तुम देख सकते हो तो देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। ओवर द पीरियड देख रहे हो कि यार मैंने अगर 2013-2014 से देख रहा हूँ 100 करोड़ थे, आज 10,000 करोड़ हो गया, 1,000 करोड़ हो गए, यानी 10x हो गया कंपनी के अंदर, यानी कि कुछ तो अच्छा कर रहा है वो बिजनेस। समझ रहे हो ना? उससे क्या है, कम से कम तुम्हें एक समझ आ जाएगी कि गलत बिजनेस में कभी रुपये नहीं लगाओगे तुम। अगर मैं तुमसे कल को बोलने लगूँ कि आई हैव अ टिप, ठीक है, और ये बिजनेस ना 100 करोड़ से 200 करोड़ हो जाएगा, कौन सा बिजनेस? यूपीएल। तुम देखोगे यार यूपीएल में ऐसा क्या हो जाएगा एकदम से, मुझे तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है एकदम से बढ़ जाने का इसका। ओवर द पीरियड होगा क्या कि बैलेंस शीट में मुझे दिखने लगेगा कि अब इसका कैश जो है या तो पॉजिटिव हो गया है, बहुत अच्छा करने लगी है कंपनी, तब तुम्हें लग सकता है कि हाँ भाई बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तब तुम वहाँ घुसोगे। बजाय जब घुसने के यूपीएल तुमने इसलिए ले लिया क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है, बट हो सकता है ये सही तरह से डिस्काउंट किया गया हो, इसकी वैल्यू इतनी ही हो। तो मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, एंड दिस इज़ ओनली वंस यू स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि तुम ऐसे एम आई बिजनेसेस खोल खोल के देख रहे हो कि यार देख लेते हैं रिलायंस में क्या हो रहा है,
फिर हम देख लेते हैं यार एशियन पेंट्स अब क्यों ख़राब कर रहा है, इतने सालों से अच्छा चल रहा था। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। अभी सिर्फ हमने बैलेंस शीट की है तो तुम सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट देख सकते हो, अगर तुम्हें खुद से कुछ पता है तो तुम वो भी ट्राई कर सकते हो, बट प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ 5 स्टॉक दिखा सकता हूँ, 10 दिखा सकता हूँ, बट वो जो सेंस है ना आपको वो नहीं दे सकता मैं। समझ रहे होगे मेरी बात आप? तो डू दिस थिंग कि अगर आपको सच में मन है इस चीज़ को थोड़ा सा भी देखने का, कि अपना खुद का पोर्टफोलियो हो, मुझे समझ हो इस चीज़ की, एंड लाइक इफ़ यू आर डूइंग बी कॉम ऑनर्स, बी ए इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड यू आर वांट टू डू फाइनेंस, तो ये चीज़ बहुत नेसेसरी है कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें आनी भी चाहिए। तो वो वाला चीज़ है, वो जब तक आप बैलेंस शीट उठा के नहीं देखोगे, बिकॉज बी कॉम ऑनर्स में क्या है, वो बैलेंस शीट के टर्म्स बता सकते हैं आपको कि ये चीज़ होती है, बट वो एनालाइज करना कि आप उससे क्या मतलब समझ रहे हो, वो चीज़ आपकी अपनी पर्सनल होगी। वो मैं सच बताऊं आपको, अगर आप सीख रहे हो वंशी, तो आपको क्लास में जितने भी बच्चे हों, एक्स अमाउंट ऑफ बच्चे हों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, नो वन नोज दिस थिंग कि आपको बैलेंस शीट कैसे एनालाइज करनी है। और इवन लाइक 10% ऑफ योर क्लास मे बी, आई हैव सीन दिस थिंग पर्सनली, कि लाइक CFA कर लेते हैं लोग, इवन देन दे कैन नॉट इन्वेस्ट देयर मनी डायरेक्टली। तो वो चीज़ हमारे पास ना हो, कम से कम वी हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एज। वो तुम्हें जब तुम कभी इंटरव्यूज़ में बैठोगे फाइनेंस के ऐसे, वो तुम्हें दिखेगी, वो सामने वाले को भी दिखेगी एकदम से कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, कि ROC से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये इसको एनालाइज करना आ रहा है, इसे रट के नहीं आया कि मेरा बिजनेस में ROC बढ़ेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। इसे पता है कि ROC किसके किसके इफेक्ट से बढ़ रहा होता है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आया, उसने बोला कि एशियन पेंट्स का ROC पता है, सबको पता होता है, 22% 20% सब बोल देंगे, बट तुम ये बोल सकते हो स्पेसिफिकली ऑल्सो कि सर दिस इज़ नॉट जस्ट दैट कि वो 22% स्टेगनेंटली मतलब ROC है उसका, इट्स ऑल्सो बिकॉज उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओवर द पीरियड बढ़े हैं। दिस विल एड एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू यू कि तुम बिजनेस को एक अलग तरह से समझते हो, तुम्हें पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इम्पैक्ट जो है ROC को बढ़ाता है। तो ये चीज़, हाँ ये थोड़ा सा रखो। और आई वुड सजेस्ट, अगर आप लिटरली मन है आपका, तो बैलेंस शीट ये सब देखना शुरू करो एंड स्टार्ट पुटिंग डाउट्स। तुम मुझे डाउट दो, मुझे भी थोड़ा सा सीखने को मिलेगा कि नए नए बिजनेस देख रहा हूँ मैं, तो आपको धीरे धीरे वो क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। एंड डू दिस थिंग कि स्क्रीनर से आप जज कर रहे हो कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है, सॉरी डेट ओवर द 3 ईयर्स बढ़ा है घटा है क्या हुआ है, तो उससे क्या है तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। और ये स्क्रीनर रन करो, यही कंपनी की सारी बैलेंस शीट देखना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट आई गेस। कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ सर, अन्यथा चलें। एनी डाउट्स? अभी के लिए तो नहीं। चलिए सर, ओके देन, बाय, एंजॉय योर इवनिंग। बाकी मैं थैंक भैया एक यू। दो बिजनेस बताऊंगा आपको, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ग्रुप पे डालना आप पक्का, हाँ। हाँ जी, बाकी हैप्पी होली, हाँ। हाँ हैप्पी हुई आपको भी। ओके, बाय। बाय।